बोंजूर, तो आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑनलाइन और मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूं कि पता सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो इसी के साथ ही हम अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं और हम इस बार आपके लिए मोर स्पेसिफिक न्यूज़ लाने के लिए हमने आपको जैसे टाइमलाइन आप देख सकते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि हर एक सेक्शन को मैंने डिवाइड करा है प्रॉपर। एक सेक्शन कौन से न्यूज़ पे होगा, दूसरा सेक्शन कौन सा न्यूज़ पे होगा। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि आप अगर स्पेसिफिक न्यूज़ के लिए देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली वहाँ पे जा के देख सकते हैं। इसके अलावा हमने न्यूज़ के शुरू में इस बार हम कौन सी न्यूज़ कवर करने वाले हैं वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या है आपको पता चलेगा कि आज हम इस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप टाइटल पे भी देख ही सकते हैं कि हम क्या क्या न्यूज़ आज कवर करने वाले हैं जो प्रीवियस वीक का वाइंड अप होगा। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। जानते हैं एनोटेस्ट क्या कहना चाहता है। क्या पिछले हफ्ते की न्यूज़ एसिडिक थी या बेसिक थी? चलिए जानते हैं। तो एनोटेस्ट का कहना है 9 नंबर मतलब इट्स अ गुड न्यूज़। देखते हैं डिटेल में। तो पहली खबर की ओर मुड़ते हुए पहली खबर कहती है कि कोरोना वायरस केसेस में इंडिया 3rd नंबर पे आ चुका है, वर्ल्ड रैंक 3rd। ये अच्छी खबर नहीं है, ये बहुत सैड न्यूज़ है बिकॉज फर्स्ट रैंक पे यूएस आता है, सेकंड पे ब्राज़ील आता है, 3rd पे इंडिया आता है। ये एक बहुत नेगेटिव न्यूज़ है। एक्चुअली यूएस ने बहुत लेट लॉकडाउन लगाया था और ब्राज़ील ने लॉकडाउन लगाने में ही बहुत कंजूसी दिखाई थी, लेकिन इंडिया ने सब काम करने के बाद भी इंडिया 3rd पोजीशन पे आता है। ये एक बहुत रिस्की फैक्टर है जो आज हमारे यंग यूथ समझ ही नहीं रहा है। उनको लॉकडाउन हट गया तो उनको लग रहा है कोरोना हट गया, बट इट्स नॉट द एक्चुअल केस। आप फिगर देख सकते हैं। अगर हम अभी तक के कोरोना के केसेस देखें तो 13 मिलियन प्लस कोरोना केसेस पाए गए हैं और जिसमें से 5,70,000 से ज़्यादा डेथ्स हो चुके हैं। और इसके अलावा अगर हम रिकवरी रेट की बात करें हाँ, रिकवरी रेट अच्छा है, लाइक 7 मिलियन इज प्लस रिकवरी रेट है जो अच्छा डायरेक्शन में जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नॉर्मली सोसाइटी में घूम सकते हैं। इसका मतलब ये है आपको प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेना पड़ेगा आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अमिताभ बच्चन जिनने हमें प्रमोट किया और उनको खुद हो गया, इसका मतलब प्रिकॉशन इज मस्ट। तो अगर हम ICMR एक्सपर्ट्स की राय माने तो उनका ऐसा कहना है कि जुलाई एंड में हम लोग को स्पाइक और ज़्यादा देख सकते हैं और जैसे जैसे विंटर्स आने लगेंगे तो हम लोग को 8 to 10 लाख केसेस और ऐड ऑन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर हम लोग को इसके बारे में ज़्यादा अवेयर रहना है तो मेरे हिसाब से हमें प्रिकॉशनरी स्टेप्स उठाने चाहिए हमारे इंडिया में। जैसे ही इंडिया ने रशिया को ओवरटेक किया कोरोना केसेस में, उसी तरह बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनीज़ ने इंडिया की रेटिंग को डाउन किया है। जैसे कि सिटी बैंक ने इंडिया की रेटिंग 3.5% से उन्होंने 6% तक का डाउनफॉल बताया है, मतलब हमारा GDP और 6% गिरेगा, ये उनके एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन अगर हम इसे स्टेट वाइज देखें तो बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे अभी वो ऑरेंज स्टेटस से ग्रीन स्टेटस की तरफ पहुँच चुके हैं, मतलब उनके यहाँ पे कोरोना के केसेस ना के बराबर हो चुके हैं और रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। इस तरह बहुत सारे ग्राफ फ्लैटन दिखा रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर बहुत रैपिडली केसेस बढ़ रहे हैं। तो उसी स्टेट्स की तरफ ज़्यादा फोकस होना चाहिए, तो उनको अपनी तरफ से बहुत सारे प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने चाहिए। तो चलो जानते हैं अगली खबर क्या कहती है। तो जिस तरह से इंडिया ने चाइनीज़ ऐप्स को बैन किए थे, टिकटॉक और बाकी जो आपने 56 ऐप्स के बारे में आपने सुना होगा, अगर आपके मोबाइल में है तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप डिलीट कीजिए क्योंकि वो सिक्योर्ड ऐप नहीं है। तो उसका मुहिम अभी एक लेवल और आगे बढ़ गया है, जहाँ पे हांगकॉन्ग, US जैसी और अच्छी कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, एडवांस डेवलप्ड कंट्रीज़ भी ये स्टेप ले रही हैं और वो भी टिकटॉक और अदर चाइनीज़ ऐप को बैन करने के लिए रेडी हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइक पॉम्पियो ने भी कहा है कि वो फर्दर लुक कर रहे हैं कि वो लोग बैन करने के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पे अभी अगली खबर आती है एक खास न्यूज़ की तरफ, जहाँ पे इसरो ने एक सैटेलाइट इमेज भेजी है इंडिया को, फोबोस की। फोबोस मार्स का एक मून है जिसका फ़ोटो भेजा है इंडिया ने, इसरो ने। सो बिकॉज ये न्यूज़ इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसरो ने इतनी क्लियर इमेज किसी दूसरे सैटेलाइट की भेजी है, वो पहली बार हुआ है ऐसा। सो इसलिए ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ कहलाती है। इससे आगे वाले जो भी प्रोजेक्ट होंगे उसमें हमें ज़्यादा नॉलेज मिलेगी दूसरे प्लैनेट्स की और उनके मून्स की। और आप इसरो के पोस्ट में देख सकते हैं स्टिकनी, ये एक स्पॉट है जो उस मून पे पाया गया था, फोबोस मून पे, और ये माना जाता है कि ये कोई मीटियर गिरने से ये स्पॉट पैदा हुआ था और जिसको हमने हमारे इसरो के थ्रू आइडेंटिफाई किया है। ये हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि फोबोस एक ऐसा मून है मार्स का जो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है।
और ये हमारे सोलर सिस्टम में बहुत कम मून्स होते हैं जो ऐसा प्रॉपर्टी शो करते हैं जिनका रिफ्लेक्शन, अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो उसको आइडेंटिफाई करना ही सबसे बड़ी बात होती है, और उसको आइडेंटिफाई करके फिर बाद में उसका एक डिज़ाइन देना, शेप देना, वो बहुत बड़ी बात होती है, जो आप इमेज में देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से इन्हें प्रेजेंट किया है। ऐसा नहीं है कि इंडिया इसरो ही सबसे आगे, नासा ने इससे अच्छी इमेजेस प्रोवाइड की हैं, लेकिन हम भी इस प्लेटफॉर्म पे अभी आगे बढ़ रहे हैं, हम भी किसी से कम नहीं है, ये हम शो कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इंडिया ने अपना फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना चेंज कर लिया है। ऑलरेडी हमने इसके रिगार्डिंग अरीना में हांगकांग का इशू उठा लिया है, तो फिलीपींस की तरफ से साफ मैसेज आया है कि इंडिया उसको सपोर्ट करना चाहता है। तो इन दिस केस इंडिया वुड बी सेंडिंग अ मैसेज दैट साउथ चाइना सी इज ओपन फॉर नेविगेशन। इस पे किसी का राज नहीं है। ये न्यूज़ बहुत ही असर्टिव न्यूज़ है, बिकॉज इंडिया एक ऐसा स्टेप ले रहा है जहाँ पर इंडिया का साउथ चाइना सी की तरफ कोई भी क्लेम नहीं है, और वो यहाँ पे आके इंटरेक्ट करना जहाँ पे चाइना का ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। तो बेसिकली जो फिलीपींस है उसका यूएस के साथ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पे अगर फिलीपींस को और कोई अटैक करता है तो यूएसए वुड बी थिंकिंग दैट कि उनकी तरफ डायरेक्ट अटैक हुआ है। सिमिलरली इफ़ यूएस में अटैक होता है तो फिलीपींस वुड बी थिंकिंग दैट वहाँ पे अटैक हुआ है, तो उनका एक कोलैबोरेशन है, जहाँ पे इंडिया का ऐसा कुछ नहीं है। सो यहाँ पे हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए। ज़रूर ये मुहिम अच्छा है कि हम चाइना के अगेंस्ट जा रहे हैं, बट हमें इसको थोड़ा स्मार्ट वे में खेलना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि हमें चुप बैठना चाहिए, बिकॉज 1962 में ऐसा ही हुआ था गलवान वैली में। जब इससे पहले आप देख सकते हैं, आपको पता होगा कि चाइना ने हम पे अटैक किया था, और इवन उन्होंने हमारा बहुत सारे टेरिटरी पे अपना क्लेम भी किया है। तो वो उन लोगों ने पहले यही किया था, पहले वो आए थे, उन लोगों ने लाइक जैसे अभी इन लोगों ने किया है कि हमारे बॉर्डर फेस ऑफ किया, फिर आते हुए लोग थोड़ी देर बाद वापस से बैक आउट किया, लेकिन फिर अचानक से उन्होंने अटैक किया और इतना जोर से अटैक किया कि फिर उन्होंने हमारे बहुत से टेरिटरीज, बहुत से एरियाज़ को उन लोगों ने कब्जा लिया। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा एग्रेसिवली रहना पड़ेगा। सो इस मुहिम में हम ये कर सकते हैं कि हम जो साउथ चाइना सी के आसपास के जितने भी लोगों के साथ ये इश्यूज़ हैं, लाइक जापान के साथ हैं, हांगकांग के साथ है, ताइवान के साथ हैं, और रेस्ट कंट्रीज़ के साथ हैं, इवन यूएस भी आ रहा है इसमें, तो हम अगर उन सबके साथ कोलैबोरेट करें तो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव साइड रहेगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। वेयर चाइना क्लेम्स अ मैसिव लैंड एरिया इन भूटान, वेयर जहाँ पे चाइना का लैंड मास भूटान से कनेक्ट भी नहीं करता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन की तरफ। सो वो इस एरिया को क्लेम कर रहा है जहाँ पे उनका कोई लैंड टच नहीं करता है, और इससे पहले आज तक उन्होंने कभी बोला ही नहीं कि भूटान का जो नेशनल पार्क है वो चाइनीज़ पार्क है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे पोम्पियो का साफ कहना है कि एट द टाइम ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी कोई भी आके किसी की भी टेरिटरी को क्लेम ऐसे नहीं कर सकता। जैसे चाइना कभी भी आके कहता है कि हमारी टेरिटरी है, जहाँ पे उनका प्रीवियसली कोई हिस्टोरिकल कनेक्शन नहीं है। सो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का साफ कहना है कि चाइना का ये जो बुलिंग है फॉर द स्मॉल टेरिटरीज इज़ नॉट टू बी टेकन। अगर मेरे ओपिनियन में देखा जाए तो चाइना ने ऐसा बहुत बार हिस्टोरिकली किया है कि पहले वो किसी प्रॉपर्टी पे क्लेम करता है और फिर बाद में उसको हथिया लेता है। सो इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। मैटर को आप शेयर कर सकते हैं जिससे इसके बारे में और लोगों को जागरूकता हो। चलो चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर की ओर जानते हुए नेपाल के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो और ख़राब होते जा रहे हैं। नेपाल ने अभी हमारे न्यूज़ चैनल्स को बैन कर दिया है। सिर्फ उन्हें दूरदर्शन के अलावा सारे न्यूज़ चैनल्स को बैन कर दिया है। ये एक तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है, और नेपाल धीरे धीरे अपने आप को चाइनीज़ मॉडल यूज़ कर रहा है। नेपाल के सिटीजन्स ने कितनी मेहनत से फॉट करके डेमोक्रेसी लाए थे, लेकिन नेपाल की गवर्नमेंट वापस से उनकी डेमोक्रेसी को डेमोलिश करके वो वापस से चाइनीज़ मॉडल यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली इसमें पूरी गलती नेपाल की नहीं है, इसमें हमारी भी गलती थी, क्योंकि हमने जलते आग में घी डाला। क्योंकि अगर आप देख सकते हैं तो पिछले दिनों से सोशल मीडिया में ये न्यूज़ बहुत फैल रही है कि नेपाल के प्रेसिडेंट का चाइनीज़ के साथ बहुत ज़्यादा ही लव ट्रायंगल चल रहा है एंड सो ऑन। बेसिकली एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थियरी इंडियन मीडिया के थ्रू रचाया गया जिसके कारण प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म, और जो एम्बेसी है जो चाइना और नेपाल का है उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, जिस क्रिटिसिज्म में ये स्टेज आ गया है कि हमारी इंडियन मीडिया को उसको बैन करना पड़ा। कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। ओली का दिल ओले ओले करने लगा। हर फैसले से पहले यंकी से सलाह देने लगे। उसने के जाल में फंसकर ओली बिन पानी मछली की तरह तड़पने लगे, और अब जो यांकी बोले वो ओली किया करने लगे। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ मीडिया है जो ऐसे काम कर रही है, बिना सर पैर की न्यूज़ दे रही है। केपी ओली ने बहुत स्मार्ट मूव यूज़ किया है
क्योंकि जैसे कि आप जानते ही हैं कि केपी ओली जो नेपाल के जो सरकार है, उनकी सरकार बहुत वीक हो चुकी है इस टाइम पे, वो कभी भी गिरने लायक तैयार है। तो यहाँ पे उन्होंने स्मार्ट मूव किया, नेशनलिज्म के नाम पे कोई उनके यहाँ पे कोई उंगली कर रहा है, बेफालतू की न्यूज़ दे रहा है, तो उन्होंने हमें बैन तो कर दिया। अब इससे क्या है कि फ्यूचर में वो ये टैक्टिक यूज़ कर सकते हैं कि उनका जो हेल्थ इश्यूज़ के रिगार्डिंग इमरजेंसी डिक्लेयर करके वो अगले 2-3 साल तक और राज्य कर सकते हैं। और इन केस अगर इंडिया वहाँ पे अगेंस्ट होना चाहे तो इंडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उनने तो बैन कर दिया है, तो इंडिया उनकी जो भी आवाज़ उठाना चाहेगा तो उनके सिटीजन्स की तरफ भी आवाज़ पहुँचेगी ही नहीं, तो इससे उनकी आवाज़ भी दब जाएगी। तो इसी के साथ हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो ये जो खबर है कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तरफ है, जहाँ पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो इलाका है, जो एक्चुअली इंडियन टेरिटरी है, जहाँ पे चाइना आके पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहाँ पर भूटान में वो चाइना दूसरों लोग को इन्वेस्ट करने से मना कर रहा है वहाँ पे, क्योंकि वो उनकी टेरिटरी है जो है भी नहीं उनकी, क्योंकि उनके बॉर्डर्स मैच नहीं करते। और यहाँ पे इंडियन टेरिटरी में आके बोल रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो, तो ये एक तरह से हिपोक्रेट नाम का सीन हुआ। तो यहाँ पे चाइना पीओके में इसे $4 बिलियन का इन्वेस्ट करेगा, जो बहुत बड़ी अमाउंट होती है। और यहाँ पे इंडिया को इसके लिए डेफिनेटली आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि अगर आज हमने इसको ध्यान नहीं दिया तो कल हमें इस ज़मीन को भूल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इस पे बहुत अच्छे से जमाए रखा है। असीम बाजवा जो सीपेक के मेंबर हैं, उनके हिसाब से ये वैल्यू आती है कि उन्होंने 3 से 4 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया है। और बेसिकली वो ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि इसमें कितना इंटरेस्ट रेट है, वो किस तरह से चाइना को पैसे वापस देंगे, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। अब इसमें कंसर्न की बात यह है कि श्रीलंका में भी ऐसा हुआ था एक बार, जहाँ पे उन्हें इन्वेस्ट किया था चाइनीज़ ने, और उन्हें कहा था कि ये तुम्हारे एक्सपेंशन के लिए, लेकिन एट द एंड वो इस डेट को पे नहीं कर पाया और फिर बाद में चाइना ने उसको 99 ईयर्स के लिए हथिया लिया। तो बेसिकली ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में ना हो, क्योंकि एट द एंड वो प्रॉपर्टी इंडिया की है, तो पाकिस्तान अगर उस पर हाथ भी उठा ले हम नहीं पे कर सकते, तो एट द एंड इंडिया शुड बी सफरिंग फॉर दिस। सो मेरे हिसाब से ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। तो इसी के साथ हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो पूरे साउथ एशियन कंट्रीज़ में डिप्लोमेसी नाम का एक बहुत बड़ा स्टेटस चल चुका है, जहाँ पर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बना रही, जैसे चाइना पाकिस्तान का। सिमिलरली अभी इंडिया ने भी शुरू कर दिया है भूटान के साथ, और अभी इंडिया भी बहुत सारे जॉइंट वेंचर करेगा, जहाँ पे हम भूटान में जाके इन्वेस्टमेंट्स करेंगे रिगार्डिंग हाइड्रो पावर प्लांट, जिससे कोई सिम्बायोसिस रिलेशन होगा। बेसिकली इससे भूटान को बहुत ज़्यादा ही फायदा होगा, क्योंकि भूटान हम लोग को 80% इलेक्ट्रिसिटी ही एक्सपोर्ट करता है। मेजर एक्सपोर्ट हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी है, तो अगर हम उनके लिए ये प्रोवाइड करते हैं तो एक तो उनका एक्सपोर्ट ग्रो होगा, और दूसरी बात असम और अरुणाचल प्रदेश में हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी, तो हम बेसिकली वहीं से ही लेते हैं। तो इससे हमें भी एक तरह से बेनिफिट होगा और दूसरी तरफ उनको बेनिफिट होगा। अगर आपको पिछले हफ्ते की न्यूज़ अच्छी लगी है तो आप यहाँ पे हमारा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हमने सारी न्यूज़ प्रोवाइड की हैं जो इस महीने में क्या क्या हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। आप अपना करंट अफेयर की नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक डेफिनेटली कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ये चैनल को, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।